हेलो एवरीवन, ये आज के दिन का पहला वीडियो है एंड आज के दिन के पहले वीडियो में ही बात होने वाली है एक बहुत अच्छी चीज़ के बारे में विच इज़ हमारा जो है 900 सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है एंड 914 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी को। और यहाँ पे जो है गाइज अब अगला टारगेट क्या आएगा आप सबको पता है, 1K सब्सक्राइबर्स मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है। और उसमें कितने सब्सक्राइबर्स बाकी है आप देख ही सकते हो, 14 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 86 सब्सक्राइबर्स के आसपास बाकी है, आगे पीछे हो सकता है कुछ नंबर। और इसीलिए सब्सक्राइब करना चैनल को एंड बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर से ऑल पे सेट कर देना। तो आगे बढ़ते हैं एंड 1000 मतलब 1K का सब्सक्राइबर्स का टारगेट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में बात होने वाला है कमेंट रिक्वेस्ट के बारे में। और अगर आपको भी किसी भी स्टॉक में कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हो एंड हमें बता सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर XYZ स्टॉक है आप लिख सकते हो कि XYZ स्टॉक का बिजनेस फंडामेंटल्स जानना है या टेक्निकल जानना है या फिर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, फुल वीडियो चाहिए, डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए। और अगर आपका अलग कोई यूनिक क्वेश्चन है वो भी आप लिख सकते हो। बट हाँ, आप स्टॉक का नाम कमेंट करने के बाद उसके आगे पीछे कुछ ज़रूर लिखना, ताकि मुझे समझ में आए कि एक्चुअली वीडियो किस तरह से मुझे बनाना है एंड क्या क्या टॉपिक्स जो है मुझे कवर करने हैं। तो चलो इन्हीं सब के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। काफ़ी सारी बातचीत हो चुकी है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है गुड एनालिसिस, कैन यू प्लीज़ एनालाइज केमकॉन स्पेशलिटी। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले वापस आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, सो केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स ये स्टॉक का पूरा नाम है। सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट कैप के बारे में, 975 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। मतलब एक माइक्रो कैप कंपनी है और माइक्रो कैप कंपनी का सीधा मतलब होता है कि इसमें जो है रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको देखना है। इसमें जो है मैं लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट मतलब लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट लेकर के डिस्कस करने वाला हूँ। पहले ही मैं आपको एक रिकमेंडेशन पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। और इस वीडियो में कोई भी कॉल टिप रिकमेंडेशन वाली बात नहीं होने वाली है। मैं आपको बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूँगा। और अगर मैं इस वीडियो में कुछ बोलता भी हूँ इसका मतलब मेरे तरफ से सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पस से मैं बोल रहा हूँ, किसी भी तरह का कॉल या टिप प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ या स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलो डिस्क्लेमर वाली बात भी हो चुकी है एंड अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे इसके बिजनेस के बारे में। तो ये कंपनी एक्चुअली क्या करती है, तो स्पेशलिटी केमिकल्स, जब नाम नहीं है स्पेशलिटी केमिकल्स तो कंपनी भी स्पेशलिटी केमिकल्स में ही काम करती है। आप देख सकते हो कंपनी क्या करती है, स्पेशलाइज्ड केमिकल या फिर स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है। सच एज HMDS, CMIS, ये सब स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है, जो कि कहाँ पे यूज़ होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मतलब फार्मा इंडस्ट्री में इसका यूज़ है। इसके साथ ही इनऑर्गेनिक ब्रोमाइड्स बनाती है, जिसका यूज़ जो होता है एज अ कंप्लीशन फ्लूइड इन ऑयल फील्ड इंडस्ट्री। मतलब ऑयल फील्ड में जो है कोई ड्रिल्स आप करते हो, मतलब उतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा बट आप ये समझ लो कि ऑयल फील्ड में, इंडस्ट्री में कोई ड्रिलिंग का काम होता है या कोई भी काम होता है, ठीक है, उसके बाद जो है खासकर ड्रिलिंग का काम होता है, उसके बाद एक कंप्लीशन फ्लूइड के हिसाब से इसको यूज़ किया जाता है। मतलब एट द एंड, ठीक है, कोई भी मान लो एक फंक्शन है, ठीक है, उसमें जो है एट द एंड इनऑर्गेनिक ब्रोमाइड्स का यूज़ किया जाता है एज अ कंप्लीशन फ्लूइड, मतलब टू कंप्लीट द प्रोसेस। इस तरह से आप समझ सकते हो। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा एंड आप जा करके देख लेना, आपको और भी समझ में आ जाएगा। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे की पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो यहाँ पे सबसे पहले HMDS, जो कि सबसे पहले लिखा हुआ था, उससे 50% रेवेन्यू आता है। और फाइनेंशियल ईयर 20 में भी इतना ही आता था, फाइनेंशियल ईयर 21 में भी इतना ही आता है। थोड़ा पहले का डेटा है हमारे पास, रिसेंट डेटा नहीं है, जितना दिया हुआ है वैसा ही है। और मतलब आप कह सकते हो HMDS से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है विच इज़ 50%। उसके बाद CMIC से आता है। CMIC क्या है, ये एक एंटी वायरल ड्रग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। मतलब ऑब्वियसली विच इज़ अ की इंटरमीडिएट फॉर एंटी एड्स एंड एंटी हेपेटाइटिस बी ड्रग टेनोवियर करके। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया था कि फार्मा सेक्टर में इसका यूज़ है। तो क्या यूज़ है वो आप देख सकते हो। इस तरह के दवाई को बनाने में एज अ ड्रग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इसका यूज़ होता है, एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसे चीज़ों को क्योर करने के लिए। और उसके साथ जो तीसरा चीज़ है वो मैंने आपको, और इससे जो रेवेन्यू आता है वो आता है 35%। मतलब सेकंड हाईएस्ट जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो इसी का है, 35%। बाकी बचता है अराउंड 13% जो है वो यहाँ से ही आता है, जो बचा बाकी बाकी तो वैसे 15 बचा, बट यहाँ पे 13 एंड 2% जो है इधर उधर से कहीं से ऊपर नीचे आता होगा। लेकिन जो भी है, यहाँ पे देख सकते हो ऑयल फील्ड कंप्लीशन केमिकल्स जो है, मतलब जो मैंने आपको बताया था इन ऑर्गेनिक ब्रोमाइड्स,
और ऑयल फील्ड केमिकल्स जो कि यूज़ होते हैं, देख सकते हो। नॉर्मली ए सॉल्टी सॉल्यूशन मेड अप ऑफ क्लोरीन्स एंड ब्रोमीड्स, इट दिस इज़ यूज्ड टू कंप्लीट द वेल एंड इट्स नॉर्मली मतलब वही है कि आप अगर कोई ड्रिलिंग या वेल वाला काम करते हो, ठीक है, सॉरी, ऑयल इन फील्ड्स में, तो उसमें जो है एज़ अ कंप्लीशन इसका यूज़ होता है। और इससे 13% रेवेन्यू आता है। ये हो गया प्रोडक्ट मिक्स, या फिर आप कह सकते हो रेवेन्यू मिक्स बाय प्रोडक्ट या बाय सेगमेंट। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ज्योग्राफिकल स्प्लिट के बारे में, मतलब रेवेन्यू मिक्स ज्योग्राफी वाइज कैसा है, तो यहाँ पे डोमेस्टिक में 71% है। अगेन ये डाटा मैंने जैसे कहा, ये जो है डेटा फिनेंशियल ईयर 21 का है, अभी चल रहा है फिनेंशियल ईयर 24, तो ऑब्वियसली थोड़ा पहले का डेटा है, बट जो डेटा है वही डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे डोमेस्टिक से 71% रेवेन्यू आता है। अब डोमेस्टिक मतलब ऑब्वियसली इंडिया से 71% आता है, बाहर से 29% आता है। एक्सपोर्ट्स आर मेड टू कंट्रीज इंक्लूडिंग, मतलब किस किस कंट्री में एक्सपोर्ट होता है आप यहाँ पे देख सकते हो, यूएस, साउथ कोरिया, जर्मनी, चाइना, ये सब, जापान, यूएई, ये सब। मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो एच जो है 10% ग्लोबल मार्केट शेयर जो है एच का इसी कंपनी के पास है। एंड 40% मार्केट शेयर ग्लोबली, मतलब CMIS का 40% ग्लोबल में मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। और इट इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ CMIC, सॉरी CMIS यहाँ पे लिखा हुआ है, अब पता नहीं ये कौन सा सही है कौन सा नहीं है, बट हाँ, जो भी है CMIC इन इंडिया एंड ओनली मैन्युफैक्चर ऑफ HMDS इन इंडिया। तो यहाँ पे CMIC जो है, ठीक है, CMIC का इंडिया में, ठीक है, यही लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, लार्जेस्ट। और HMDS का ओनली मैन्युफैक्चरर है, मतलब यहाँ पे आप एक तरह से मार्केट लीडर आप इसे कह सकते हो। और क्लाइंट्स के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, द कंपनीज क्लाइंट्स इंक्लूड्स लॉरास लैब, देन औरबिंदो, देन CC ग्रैंड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ये बाहर की कंपनी है, देन विविन है, हेटेरो है, मतलब यहाँ पे कुछ फार्मा कंपनीज आपने नाम सुना होगा। एंड यहाँ पे कंसंट्रेशन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो टॉप 10 कस्टमर से जो है अराउंड 70% का रेवेन्यू आता है। और मतलब टॉप 10 कस्टमर से 70% का रेवेन्यू जो है थोड़ा ज़्यादा ही हुआ, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंसंट्रेशन से क्या प्रॉब्लम होता है, मैंने कहा था, अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है, अगर मान लो कि कोई एक कस्टमर है, उसी से सिर्फ उसी से जो है 15-20% का रेवेन्यू आ रहा है, 15-20% का रेवेन्यू आ रहा है। तो अब क्या हुआ, मतलब अगर वो कस्टमर जाता है, इन केस मैं बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो मानता हूँ कि अगर वो कस्टमर ने इस कंपनी को छोड़ दिया, दूसरे किसी और कंपनी में चला गया, तो 15 से 20% डायरेक्टली जो है रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन एट द सेम टाइम फ़ायदा भी यही है कि ये जैसे अगर मान लो अगर कोई कंपनी 15 to 20% लगातार ले रही है, लगातार जो है क्लाइंट है, 5 6 7 साल से रिलेशनशिप है, क्लाइंट और कस्टमर रिलेशनशिप जो भी होता है 5 6 7 साल से है, तो इसका मतलब क्या कि एक एश्योरिटी हो जाता है कि कंपनी से जब 5 6 7 साल से जब लगातार क्लाइंट है और 15 20% है, तो आप ये कह सकते हो 15 20% तो मेरा सिक्योर है, मुझे इसके लिए टेंशन नहीं करना, ये 15 20% कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन वही चीज़ बाई चांस अगर चला गया तो फिर डायरेक्टली मतलब यही प्रॉब्लम होती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से क्या होता है, और डाइवर्सिफाई का तो पता ही है सबको, उसमें क्या ही बताना। आगे बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के बारे में, तो आप यहाँ पे रीड कर लेना, ठीक है, कि कहाँ-कहाँ पे कितना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। उसके साथ एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। मैं यहाँ पे रीड नहीं कर रहा बिकॉज़ ये काफ़ी पहले का है, और देख सकते हो ये एक्सपेक्टेड टू कम ऑन स्ट्रीम फाइनेंशियल ईयर 23 है, जो कि पार भी हो चुका है, मतलब ये बन करके तैयार होकर के चालू होकर के सब हो चुका है। तो इसके बारे में बात करना, बाकी देखो रीड कर सकते हो, लेकिन अगेन ये प्रोजेक्ट हो चुका है तो इसलिए मैं रीड नहीं कर रहा हूँ। आईपीओस के बारे में अगर आप चाहो तो देख सकते हो, नोटिस फ्रॉम गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो। वैसे तो ये फिनेंशियल ईयर सॉरी हाँ फिनेंशियल ईयर 23 का है, मतलब मार्च मई 22 जो कि फिनेंशियल ईयर 23 में आता है, जो कि पार हो चुका है। एंड फोकस अगर आप चाहो तो देख सकते हो, ऑल्दो जैसे मैंने कहा बहुत पहले का फोकस है, लेकिन आप देख सकते हो एक्सप्लोरिंग न्यू एप्लीकेशंस फॉर इस प्रोडक्ट्स और end use applications in other industries, including rubber, semiconductor manufacturing industry. It has recently commissioned a new plant of specifically sorry to produce high purity HMDS, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है तो देख सकते हो, है ना। बाकी ठीक है, ये ओवरऑल इसका बिजनेस था, आपको समझ में आ चुका होगा कंपनी क्या करती है। अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं एकदम शॉर्टली, तो कंपनी करती है
3 चीज़, पहला एचएमडीएस, उसके बाद है सीएमआईसी, उसके बाद है इनऑर्गेनिक ब्रोमाइड्स या फिर जो ऑयल फील्ड कंप्लीशन के लिए जो यूज़ होता है। अब इन तीनों में से एचएमडीएस में जो है ओनली मैन्युफैक्चर इन इंडिया है। सीएमआईसी में जो है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया है और बाकी ग्लोबली मार्केट शेयर भी मैंने बता दिया था और डोमेस्टिक से 71% के आसपास रेवेन्यू आता है। इंटरनेशनल से बाकी 71% और 29% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। तो ये सब चीज़ है। अब बहुत बातें हो गई बिज़नेस के बारे में, अब फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वार्टर्स में चलते हैं। तो अगर आप जून 22 एंड जून 23 जो हमारा रीसेंट क्वार्टर है अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो 89 से 79 डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 33 से 7 बहुत कम हो चुका है। और क्यों कम हुआ है, मार्जिन जो है वो बहुत कम हो चुका है। 37% का मार्जिन था जो कि 9% पे आ चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो 25 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो 5 या 6 करोड़ बन चुका है। ईपीएस भी देखोगे तो लगभग 7 रुपए का ईपीएस, 1.5 रुपए का ईपीएस बन चुका है। तो डिक्रीज हुआ है और रिजल्ट्स आर नॉट गुड एक्चुअली। ना रेवेन्यू में कोई ग्रोथ है, नहीं मतलब ना रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, ना प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, ना कुछ इंक्रीज हुआ है, ना ईपीएस ग्रोथ है, कुछ नहीं है। तो ये क्वार्टर तो कंपनी का बिल्कुल अच्छा नहीं था। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर वाइज सबसे पहले देखता हूँ तो देखो 3250 के आसपास आया, फिर 60 हुआ, फिर 97 हुआ, फिर घट करके 88 हो गया, फिर 158 हुआ, 303 हुआ। यहाँ तक बिल्कुल सही चल रहा था, मतलब मार्च 2019 तक मतलब ये बिल्कुल सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद 303 के बाद यहाँ पे 262, 243, 257, 303 और अभी टीटीएम का 293। मतलब 2019 के बाद से अगर आप देखोगे तो अभी भी ये फंसा हुआ है, बिल्कुल ही एक ही जगह पे आगे पीछे किए जा रहा है। और अगर आप 2019 को भी छोड़ दो तो 2020, 21, 22, 23 4 साल हो चुके हैं ये एक ही जगह पे आगे पीछे किए जा रहा है। ठीक है, अगर आप ये बोलोगे यार कोरोना की वजह से 2020 में ड्रॉप आ गया था तो मैं बोलूँगा चलो कोई बात नहीं। तो 2021 आप बोलोगे कोरोना की वजह से ही था, मैं बोलूँगा चलो ठीक है। उसके आगे मैं बोलूँगा 2022 तो आप बोलोगे यार कोरोना की वजह से था, तो मैं यहाँ पे नहीं मानूंगा क्योंकि 2022 में जो है सब कंपनीज अपने अपने हिसाब से रिकवर कर गए थे और बहुत अच्छे नंबर्स दे रहे थे। लेकिन ये कंपनी जो है कोरोना के टाइम पे जिस तरह का नंबर आ रहा था वैसा ही नंबर ये कंपनी देती रही। एंड 2023 में जब कोरोना का नामो निशान अभी खत्म हो चुका है एक्चुअली, उस टाइम पे जो है यहाँ पे कंपनी अभी भी उसी जगह पे है, थोड़ा ऊपर आई है बट अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि इसने जो है 2019 का जो 303 का सेल्स था इसको ब्रेक किया है, अभी भी ये ब्रेक नहीं किया है। और टीटीएम का भी नंबर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी ब्रेक अभी तक नहीं हुआ है। तो सवाल ये आता है कि अब क्या? तो देखो, मैं सबसे पहले आपको आगे बताऊँगा परसेंटेज में कि आगे क्या, लेकिन उसके पहले आप नेट प्रॉफ़िट देख लो। तो नेट प्रॉफ़िट 1-2 करोड़ का पहले था, फिर 3 करोड़ हुआ, फिर उसके बाद जंप होकर के 26 हो गया, फिर 43 हो गया, फिर 49 हो गया, फिर 56, 63 यहाँ पे जो है इंक्रीज़ होता रहा और अभी जो है 2023 में ये जो है 55 पे आ चुका है, मतलब डिक्रीज़ हो चुका है। तो प्रॉफिट वाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट वाइज ये इंक्रीज होता रहा। भले यहाँ पे जो है सेल्स कम हो गया बट यहाँ पे मार्जिन जो है बढ़ता रहा और सेल्स कम होता रहा। तो कंपनी हो सकता है मार्जिन की तरफ थोड़ा फोकस कर रही थी, पर जो भी कर रही थी 2023 में आ करके जो है मुझे लगता है मतलब फिनेंशियल ईयर 23 में थोड़ी चीज़ें ऐसी हुई कि यहाँ पे जो है सेल्स बढ़ा और उसके साथ जो है यहाँ पे मार्जिन फिर से डिक्रीज हो गया एंड अभी का जो मार्जिन है वो काफ़ी कम हो चुका है। तो यहाँ पे प्रॉफिट्स कंटिन्यू थे, ठीक है। अब एक बार नंबर्स पे आ जाते हैं। तो देखोगे तो 10 साल का नंबर 19% ओके, 5 साल का 14% नॉट गुड, 3 साल का देखोगे तो 5% एंड टीटीएम का 1% जो कि मतलब ये तो कोई नंबर ही नहीं होता है। तो ओवरऑल अगर मैं 5 साल और 10 साल का डेटा देखूँ तो अच्छा है, मतलब तो फिर भी ठीक है, मतलब मैं अच्छा नहीं कह रहा हूँ, फिर भी ठीक है। किससे ठीक है? इन सब से 3 साल का नंबर से तो ठीक ही है। तो ओवरऑल मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, फिर भी मैं इसे बिलो एवरेज कहूँगा, छोटा-सा एक ओके लिख दूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। प्रॉफिट के नंबर्स अगर आप देखोगे 10 साल और 5 साल के नंबर्स फिर भी 10 साल का नंबर तो काफ़ी अच्छा है, 5 साल का नंबर फिर भी ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है 3 साल का नंबर 4% बहुत कम है। और बहुत कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो ये लगभग थोड़ा एक ही जगह पे ये जो है 56 के बाद 63 गया था, लेकिन उसके बाद फिर से 55 पे ही आ गया, मतलब जहाँ था वहीं पे आ गया। तो ओवरऑल 3 साल का नंबर भी कुछ ख़ास आपको इसलिए नहीं देखने मिल रहा है। और प्रॉफिट भी मैं यहाँ पे भी ओके लिखूँगा, यहाँ पे भी ओके लिखूँगा, एकदम नॉर्मल नॉर्मल सा है, कुछ भी मतलब
मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। आरओई की बात करें तो आरओई 10 साल, 5 साल का आरओई बहुत अच्छा था 21-22%। उसके बाद 3 साल का देखोगे तो 16% है, लास्ट ईयर का 13% है, बहुत कम हो चुका है। इनफैक्ट 22-21% भी मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा था, लेकिन हाँ, फिर भी एक बार को मैं कह सकता हूँ कि चलो ठीक है, अच्छा है। लेकिन 16-13% मुझे बहुत कम लगता है। तो मुझे आरओई भी एकदम ओके-ओके सा ही लगा। तो अब मैं एट द एंड वही बोलूँगा जो मैं आपको बोलने वाला था स्टार्टिंग में। मुझे लगा कि यार पूरा देख लेते हैं तो एक बार सही होता है। कंपनी जो है 2019 तक मेरे हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद 2 चीज़ें हो सकती है, या तो ये खुद ब खुद हुआ है या तो ये कंपनी ने खुद किया है। अब मुझे नहीं पता, बट हाँ, यहाँ पे आप देखोगे तो 2000 मार्जिन अगर आप देखोगे, ठीक है? तो 2019 तक मार्जिन जो है 22 का हो चुका था, लेकिन उसके बाद 2019 के बाद 20 में जो है मार्जिन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। इसके पीछे का एक रीज़न भी आप ये मान सकते हो कि कंपनी जो है वो थोड़ा-सा फ़ार्मा सेक्टर की तरफ भी एक्सपोज़र है, अच्छा खासा एक्सपोज़र है। अब कोरोना के साइड है या नहीं, वो मैं नहीं बोलूँगा, बट हाँ, फ़ार्मा सेक्टर की तरफ है कंपनी, वो एड्स और हेपेटाइटिस बी और कुछ और दवाइयाँ जो तैयार होती है, ठीक है? उस तरफ उसका एक्सपोज़र है। तो इस वजह से यहाँ पे मार्जिन थोड़ा-सा हो सकता है इम्प्रूव हो गया हो। लेकिन देखो एट द एंड कुछ भी हुआ हो, मैं कंक्लूड करता हूँ, ठीक है? बहुत चीज़ें इधर-उधर से बहुत आप कॉन्ट्रडिक्शंस लगा सकते हो, बट एट द एंड मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पे मार्जिन इंक्रीज़ हुआ, बट यहाँ पे सेल्स वहीं का वहीं रह गया, और अभी जो है मार्जिन भी घट चुका है और सेल्स भी वहीं का वहीं है लगभग। तो यहाँ पे मुझे लगता है 2019 तक सेल्स में काफ़ी अच्छा हुआ था। प्रॉफ़िट के नंबर्स भी सही चल रहे थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा-सा जो है मामला अभी मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक लग रहा है, क्योंकि अभी मुझे कुछ ख़ास 1-2 साल का अगर मैं ख़ास कहूँ, मतलब 2023-22, अगर मैं इन्हीं 2 साल का बोलूँ तो यहाँ पे देखोगे तो अ, इन ती 2-3 साल में उतना अच्छा मुझे नंबर नहीं लग रहा है। एट द एंड अगर आप मुझसे पूछोगे कंपनी का ग्रोथ कैसा है, मैं बोलूँगा ओके ओके सा है, ठीक है। प्रॉफिट कैसा है, मैं बोलूँगा वही ओके ओके सा है। आरओई कैसा है, रिटर्न कैसा आ रहा है, मैं बोलूँगा वही ओके ओके सा है। और आरओई मैं थोड़ा-सा कम ही रखूँगा, ठीक है। तो ओवरऑल कंपनी मुझे ज़्यादा ग्रोथ वाली लग नहीं रही है अभी तक तो, मतलब आगे अगर क्या होगा देखो, आगे का नहीं कह सकते, बट अभी तक का जो सिनेरियो है, अगर आप ईपीएस भी देखोगे तो आप देख सकते हो 15-17 के आसपास का ईपीएस आ रहा है लगातार 4 सालों से, और उससे इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा है। तो ईपीएस बढ़ेगा तभी तो कुछ होगा, और ईपीएस ही अगर 15-17 के आस-पास ही घूमता रहेगा, तो स्टॉक प्राइस भी नहीं बढ़ेगा। ये हो गई एक और बात, आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट 421 करोड़ के रिज़र्व्स है, 64 करोड़ की बोरिंग्स है। बोरिंग्स में भी अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 1 करोड़ का है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 63 करोड़ का है। और शॉर्ट टर्म बोरिंग जो है वो मैं हमेशा कहता हूँ लॉन्ग टर्म बोरिंग कम होना चाहिए, शॉर्ट टर्म ज़्यादा होना चाहिए। तो आप इसे लगभग डेट फ्री कह ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीडब्ल्यूआईपी भी कंपनी का कुछ ना कुछ चल ही रहा है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा एक्चुअली। अब इसका कारण क्या है, आप देखो प्रोमोटर्स में 74.5% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है, और ये एकदम कांस्टेंट है, प्रमोटर बिल्कुल होल्डिंग नहीं बेच रहे हैं, ये बहुत एक अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एफआईज डीआईज ने होल्डिंग सेल किया है, पहले इनके पास 8% 3% था, फिर उन्होंने सब सेल कर दिया, और अभी जो है पब्लिक के पास 25% होल्डिंग है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे पब्लिक में जा करके, तो पूरी की पूरी 25% ही रिटेल इन्वेस्टर के पास है। बट यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा कि यार रिटेल इन्वेस्टर के पास 25% है मतलब ज़्यादा है, ये है वो है। क्यों नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है वो होता है प्रमोटर। प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी खासी होनी चाहिए, और प्रमोटर के पास बिल्कुल अच्छी खासी होल्डिंग है। 75% आप मैक्सिमम रख सकते हो, 74.5% है, परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी छोटी कंपनी में मैं एफआईआईज़ और डीआईज़ का एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है उनका 0-0 होना। पब्लिक जो है 25% है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। अगर आप मुझसे पूछोगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट, तो ध्यान से समझना है इस चीज़ को। शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं पॉजिटिव पॉइंट दूँगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखो मेनली क्या होता है, 3 साल का डेटा जो है, या फिर लास्ट ईयर का डेटा, 3 साल का डेटा, मैक्स टू मैक्स 5 साल का डेटा ही देखा जाता है, उससे आगे नहीं देखा जाता है। मतलब उससे आगे 10 साल इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम एक्चुअली, ठीक है? तो 10 साल में बहुत चीज़ें चेंज होती है, बट हाँ, 3 साल, 5 साल का डेटा आप फिर भी कंसीडर कर सकते हो कि उसमें ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं होती है। 10 साल में लोगों के बिज़नेस बदल करके कुछ से कुछ हो जाता है। तो इसीलिए जब भी मैं इन नंबर्स को देखता हूँ, तो मैं 10 साल पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करता हूँ, बहुत कम ही फ़ोकस करता हूँ। आपने भी शायद देखा ही होगा, और मैं 3 साल पे, 5 साल पे, या इन दोनों पे ख़ासकर बहुत फ़ोकस करता हूँ। और अगर आप इसमें देखोगे
तो 3 साल का डेटा और 5 साल का डेटा फिर भी एक बार को ठीक है, लेकिन 3 साल का डेटा बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। तो मैं ओवरऑल इसको मिला करके एक नेगेटिव मार्क ही देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे तीनों ही कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पे अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे क्या हुआ, एक नेगेटिव हुआ जो कि यहाँ पे हुआ, ठीक है? एक पॉजिटिव हुआ जो कि यहाँ पे हुआ। अब सवाल आता है कि इसमें कौन-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मैं आपको हमेशा कहता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न इज़ सेकेंडरी, ठीक है? बहुत सारे कंपनीज़ ऐसे होते हैं जिसके पास 70-75% का शेयर होल्डिंग होता है, 72, 75, 70 ऐसे करके शेयर होल्डिंग होता है। बट फिर भी कंपनी परफ़ॉर्म नहीं कर रही होती है, क्यों? क्योंकि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न एक सेकेंडरी चीज़ है, वो प्राइमरी चीज़ नहीं है। प्राइमरी चीज़ है ग्रोथ, प्राइमरी चीज़ है प्रॉफिट, आरओई, ये सब प्राइमरी चीज़ है। बाकी आप खुद समझ गए होंगे। मैं आगे बढ़ूँगा एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे टेक्निकल वाइज़, तो स्टॉक लिस्ट होने के बाद से पहले तो बहुत ज़बरदस्त गिरा। आप देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त गिरा, उसके बाद ये क्या हो गया? 1 सेकंड। क्या किया जाए? ओके। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हो ये ज़बरदस्त गिरा, फिर यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया, फिर गिरा और उसके बाद जो है अब फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और अभी ये जहाँ पे है, ठीक है? वहाँ पे ये काफ़ी दिनों से है, फ़रवरी 2022 से आप चार्ट खोल करके देखना, आपको पता चलेगा और बार-बार यहाँ से जो है सपोर्ट लिए जा रहा है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है एक्चुअली, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। ये बीच में ब्रेक भी हुआ था, लेकिन ब्रेक होने के बाद वापस से रिकवर हो गया। अभी रिसेंटली भी ये गैप डाउन में ब्रेकआउट मतलब ब्रेक डाउन हुआ है, बट फिर से ऊपर आता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो 2 चीज़ें हो सकती है मेरे हिसाब से, अगेन कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ। देखो अब यहाँ से या तो जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट था, तो अब ब्रेक हुआ, तो हो सकता है इस तरह से एक रेजिस्टेंस के जैसा ये काम कर सकता है, कर सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस के जैसा काम किया, तो ये नीचे आ सकता है, नीचे आने के बाद हो सकता है यहाँ से घूम जाए, या तो ये वापस से फिर यहाँ पे आए और यहाँ से घूम जाए, ठीक है? और अगर ये डायरेक्टली यहाँ से ऊपर चला जाता है और इसको ब्रेक करके आगे निकल जाता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो यहीं पे जो है ये इस तरह से फँसा हुआ रहेगा, ये ऊपर जाएगा, उसके बाद उसकी अपनी बात है, ठीक है? तो ये चीज़ है और अभी ये एकदम सपोर्ट पे ही है, तो अगेन नो रिकमेंडेशन। अगर मुझे खरीदना होगा, समझना सबसे पहली बात, मैं कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना व्यू पॉइंट आपको बता रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ पे खरीदना होता तो ये काफ़ी अच्छा जगह है, ठीक है? क्योंकि ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। हाँ, थोड़ा-सा मैं वेट एंड वॉच करता, थोड़ा-सा करता देखने के लिए कि यहाँ से अगर ये नीचे आता है, तो मैं फिर से ये सोच के रखता कि यहाँ पे फिर और क्वांटिटी ऐड ऑन करूँगा या यहाँ पे ऐड ऑन करूँगा, ठीक है? और अगर ये ऊपर जाता, फिर मैं नॉर्मली जो है नॉर्मल ऐड ऑन्स करता अपने हिसाब से। बट यहाँ पे अगर मुझे खरीदना होता, तो ये काफ़ी अच्छा लेवल था, लेकिन क्योंकि मुझे इसमें कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मतलब कुछ ज़्यादा मतलब नंबर्स जो है मुझे उतने अच्छे नहीं लगे, तो इसी वजह से मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और अगेन वही बात कि यहाँ पे आपको खुद से देखना है, समझना है। अगर आपको अच्छा लगता है डेफ़िनेटली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछो, देखो, एनालाइज़ करो। अगर आपको अच्छा लगता है डेफ़िनेटली जाओ और खुद से एनालाइज़ करके जाना, किसी के बातों पे मत आना। और इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।